नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं होम टाउन हिस्ट्री। अब तक हमने मगध को युद्धों से उठते, सिंहासन बदलते और साम्राज्य बनते देखा। लेकिन आज की कहानी ना तो किसी एक राजा की है, ना किसी एक युद्ध की। आज हम उस यात्रा को समझेंगे जिसमें एक तपस्वी की वाणी धीरे धीरे एशिया की आत्मा बन जाती है। यह कहानी है बौद्ध धर्म की और उन राजाओं की जिन्होंने इसे कभी शरण दी, कभी संरक्षण दिया और कभी पूरी दुनिया तक पहुंचाया। यह यात्रा शुरू होती है मगध की धरती से। अध्याय 1, बुद्ध का निर्वाण और सबसे बड़ा प्रश्न। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तब कोई राजाज्ञा नहीं आई, कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ, कोई धर्म ग्रंथ लिखा नहीं गया। बुद्ध की शिक्षा स्मृति पर आधारित थी, श्रवण, अनुशासन और आचरण पर। यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। जब बुद्ध स्वयं नहीं है तो उनकी वाणी समय में कैसे बचेगी? यह प्रश्न धार्मिक नहीं था, यह सभ्यतागत था। और यहीं से राजसत्ता की भूमिका धीरे धीरे शुरू होती है। अध्याय 2, बिंबिसार, पहला शाही आश्रय। मगध का राजा बिंबिसार बौद्ध धर्म के पहले महत्वपूर्ण राजकीय संरक्षण माने जाते हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही बिंबिसार ने बुद्ध से प्रत्यक्ष संवाद किया था, राजगृह के पास विहार और उपवन दान दिए थे, संघ को स्थायी बौद्धिक आधार दिया था। बिंबिसार का योगदान धर्म प्रचार नहीं था, वह सुरक्षा और स्थायित्व था। बौद्ध संघ पहली बार राज के सत्ता के भीतर सम्मानित स्थान पाता है। अध्याय 3, अजातशत्रु, राजनीतिक कठोरता और धार्मिक स्वीकार्यता। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु सत्ता में आता है, एक राजनीतिक रूप से कठोर शासक। उसका ध्यान साम्राज्य विस्तार पर था, विशेषकर वैशाली के गणराज्य पर। लेकिन उसके बावजूद बुद्ध के अंतिम समय में अजातशत्रु उपस्थित रहता है, बुद्ध के अवशेषों के विवरण में सहयोग करता है, संघ की पहली महासभा को अप्रत्यक्ष संरक्षण देता है। यह दर्शाता है कि बौद्ध धर्म अब केवल साधकों का पथ नहीं रहा, वह राज्य के नैतिक परिदृश्य का हिस्सा बन चुका था। अध्याय 4, प्रथम महासभा राजगृह, लगभग 483 ईसा पूर्व। स्थान सप्तकर्णी गुफा, राजगृह। यह सभा राजा के आदेश से नहीं पर उसकी सुरक्षा और स्वीकृति में होती है। यहाँ पहली बार बुद्ध की वाणी को व्यवस्थित किया जाता है, उपदेशों को सूत्र कहा जाता है, अनुशासन को विनय कहा जाता है। यह क्षण बौद्ध धर्म को एक संगठित परंपरा में बदल देता है। अब धर्म स्मृति के साथ साथ संरचना में भी प्रवेश करता है। अध्याय 5, शिशुनाग वंश, सहिष्णुता और संवाद। समय आगे बढ़ता है, बौद्ध संघ फैलता है और प्रश्न उठते हैं, नियम कितने कठोर हो, भिक्षु जीवन कितना सरल हो। द्वितीय महासभा वैशाली, लगभग 383 ईसा पूर्व में। यह सभा शिशुनाग वंश के काल में, विशेषकर काल अशोक के समय होती है। यहाँ मतभेद उभरते हैं लेकिन कोई दमन नहीं होता, कोई निषेध नहीं। संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जाता है। यहीं से बौद्ध संघ में पहला वैचारिक विभाजन दिखाई देता है। मगध की यह विशेषता है कि विचारों को बल से नहीं, सहिष्णुता से संभाला गया। अध्याय 6, मौर्य युग से पहले बौद्ध धर्म की स्थिति। मौर्य काल से पहले बौद्ध धर्म उत्तर भारत में स्थापित था, विहारों का जाल बन चुका था, लेकिन अभी क्षेत्रीय सीमा में था। यह एक जीवित परंपरा थी पर वैश्विक नहीं, और यहीं इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अध्याय 7, अशोक जब सत्ता और विचार एक हुए। अशोक बौद्ध धर्म का संस्थापक नहीं था, वह उसका ऐतिहासिक प्रवर्धक था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने समझा, सत्ता का विस्तार केवल भूमि से नहीं, विचार से होता है। उसने बौद्ध संघ को राजकीय संरक्षण दिया, विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया, भिक्षुओं के लिए सुरक्षित मार्ग बनवाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसने धर्म को राज्य के नैतिक आधार में बदला। अध्याय 8, तृतीय महासभा पाटलिपुत्र, लगभग 250 ईसा पूर्व।
यह सभा अशोक के संरक्षण में होती है। यहाँ संघ को सुव्यवस्थित किया जाता है, अप्रसंग प्रवृत्तियों को अलग किया जाता है, शिक्षाओं को स्पष्ट रूप दिया जाता है और यहीं से बौद्ध धर्म सीमाओं से बाहर निकलता है। दूत दूर दूर तक भेजे जाते हैं, बिना युद्ध, बिना भय। अध्याय 9, मौर्य उत्तरकाल और परंपरा की स्थिरता। अशोक के बाद मौर्य सत्ता कमजोर होती है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं, क्योंकि अब विहार स्थानीय समाज से जुड़ चुके थे। संघ आत्मनिर्भर हो चुका था। शिक्षाएं लिखित और मौखिक दोनों रूपों में उपस्थित थी। यह दर्शाता है कि बौद्ध धर्म किसी एक सम्राट पर निर्भर नहीं रहा। अब अध्याय 10, मगध केवल सत्ता नहीं, विचारों की भूमि। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र ये केवल नगर नहीं थे, ये वे स्थल हैं जहां धर्म संरक्षित हुआ, संवाद हुआ, मतभेद पनपे और परंपरा जीवित रही। मगध की वास्तविक शक्ति उसकी सेनाओं में नहीं थी, उसकी बौद्धिक सहिष्णुता में थी। मित्रों, बौद्ध धर्म का इतिहास किसी एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह उन राजाओं की कथा है जिन्होंने विचारों को दबाया नहीं, और मगध की धरती इसलिए स्मरणीय है कि यहाँ सत्ता ने पहली बार विवेक के सामने सिर झुकाया। अगली कड़ी में हम देखेंगे जैन परंपरा और मगध, जहाँ त्याग एक अलग मार्ग दिखाता है। यदि यह लंबी यात्रा आपको इतिहास के और करीब ले आई हो तो वीडियो को पसंद करें, अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और होम टाउन हिस्ट्री से जुड़े रहे। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।